जो नाम चर्चाओं में थे उन पर मोहर लगते ही शपथ ग्रहण की तारीख और समय तय हो गया है। विंध्य के राजेंद्र शुक्ल, महाकौशल के गौरीशंकर बिसेन और बुंदेलखंड के राहुल लोधी शनिवार को सुबह 9:30 बजे राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। इन 3 नामों पर पिछले लंबे समय से चर्चाएं थीं। इसकी ठोस वजह भी थी कि इन नेताओं की न केवल अपने अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पैठ है, बल्कि ये जाति और क्षेत्रीय समीकरण के फॉर्मूले पर भी फिट बैठ रहे थे। विस्तार क्यों? राजेंद्र शुक्ल, विंध्य। 2018 में विंध्य भाजपा को एक तरफा जीत मिली थी। 2018 में बीजेपी ने विंध्य की 30 में से 25 सीटें जीती थी। उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहे हैं राजेंद्र शुक्ला। 2020 में दोबारा सरकार बनने के बाद राजेंद्र शुक्ला को मंत्री नहीं बनाया गया। बीजेपी विंध्य में अपनी सबसे मजबूत रेगांव विधानसभा का उपचुनाव हार गई। निकाय चुनाव में बीजेपी ने रीवा और सिंगरौली नगर निगम खो दिया। राजेंद्र शुक्ला ही एक ऐसा चेहरा है जिनका पूरे विंध्य में प्रभाव है। राजेंद्र शुक्ला को मंत्री न बनाने से विंध्य में बीजेपी का एक बड़ा धड़ा नाराज है, जिसको साधना जरूरी। गौरीशंकर बिसेन, महाकौशल का एक बड़ा चेहरा। गौरीशंकर बिसेन बालाघाट से 7वीं बार के विधायक हैं। 2003 से 2018 तक लगातार मंत्री रहे। 2020 में सरकार बनने पर गौरीशंकर बिसेन को भी मंत्री नहीं बनाया गया। गौरीशंकर बिसेन पिछड़ा वर्ग और महाकौशल में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। गौरीशंकर कई बार बगावती तेवर दिखा चुके हैं। महाकौशल में बिसेन की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती थी। कमलनाथ के गढ़ महाकौशल में बीजेपी एक मजबूत चेहरे को नाराज नहीं करना चाहती। राहुल लोधी पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं। टीकमगढ़ के खरगापुर से विधायक हैं। उमा भारती को चुनाव प्रचार के लिए राजी करना भी बीजेपी के लिए जरूरी है। उमा भारती को राजी करने ही भतीजे राहुल लोधी को मंत्री बनाया जा रहा है। राहुल लोधी को मंत्री बनाकर लोधी वोट सहित ओबीसी को साधने की तैयारी। चुनावी समय में ये विस्तार साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी किसी भी तरह से इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी ने जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जो लोग मंत्री बनेंगे उनको सिर्फ 30 दिन का कार्यकाल मिलेगा। ये भी अद्भुत निर्णय भाजपा कर रही है। शायद घबराहट को इतनी हो गई है कि कहीं ना कहीं निर्णय ऐसे जो भाजपा ले रही है उनका ही मजाक उड़ रहा है। 10 साल काम किया है भाजपा के लिए, लेकिन जिनको लगातार उपेक्षित किया गया था और अब सिर्फ 30 दिन का लॉलीपॉप उनको दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार करना नहीं करना, किसको लेना नहीं लेना, ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। देर आए दुरुस्त आए, मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता अब साफ हो गया है। बीजेपी यहाँ रूठों को मनाने में कामयाब होती नजर आ रही है। एक तीर से 3 निशाने, मतलब एक विस्तार से राज्य के 3 बड़े क्षेत्रों को और नेताओं को साधने में बीजेपी यहाँ सफल होती नजर आ रही है। हालांकि विस्तार चुनाव में कितना फायदा पार्टी को पहुँचाएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा सध गए समीकरण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। चुनाव के 3 महीना पहले क्यों पड़ी मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत? जगह खाली होने के बाद भी अब तक क्यों अटका था मंत्रिमंडल विस्तार? क्या मंत्रिमंडल विस्तार से सध जाएंगे जाति और क्षेत्रीय समीकरण? और भतीजे को मंत्री बनवाकर क्या एक बार फिर मुख्य चुनावी भूमिका में आएंगी उमा भारती? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिस पर आज हमारी चर्चा होगी, बातचीत होगी। तो जिस तरह से चुनाव के समय तमाम सारे समीकरण साधे जा रहे हैं और अब शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 3
चेहरे जिनकी चर्चा है वो शपथ लेंगे। और कहा जा रहा है लंबे समय से जिसकी चर्चा थी कि तमाम इसके ज़रिए चाहे वो जातिगत समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण हो उसको साधा जाएगा। ये माना जा रहा है कि कल यानी कि बात की जाए 26 अगस्त की, तो 26 अगस्त को 9:30 बजे विस्तार होगा, शपथ दिलाई जाएगी। 3 नाम हैं, राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि इस पर तमाम तरह के सवाल भी खासतौर पर विपक्षी दल कांग्रेस के तरफ से उठ रहे हैं, लेकिन ये सीएम का विशेषाधिकार है कि वो कब किस तरह से किसे मंत्री बनाते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करो उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। राजपाल जी, स्वागत करता हूँ आपका। हमारे साथ में हैं पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं। रंजन जी, आपका स्वागत करता हूँ जी। सबसे पहले राजपाल सिसोदिया जी आपके पास में आता हूं। कहा जा रहा है 2 चीजें हैं, एक ये कहा जा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, और एक ये कहा जा रहा है कि आते आते बहुत देर कर दी। किस रूप में समझें इसे? राजनीति के क्षेत्र में और विशेष करके सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उचित समय पे उचित निर्णय लेने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता के साथ निर्णय होते हैं और जब हमारा सामूहिक नेतृत्व बैठता है तो वो फिर सही समय पे सही निर्णय करके और मध्य प्रदेश की जनता के हित में काम करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सत्ता को जो है साधन मानते हुए जो है जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का ही प्रयास किया है। कभी भी हमने सत्ता हमारे ध्येय में नहीं रही है, परंतु सत्ता को एक साधन मानते हुए किस प्रकार से गरीब कल्याण के कार्य किए जाए, किस प्रकार से विकास किए जाए, इसका हमने आदर्श स्थापित करने का काम किया है। चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो। हमारे माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से वीआईपी कल्चर के ऊपर चोट करके और एक जन सामान्य के बीच में अप्रोच करने वाला हमारे मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के सदस्यों को करने का काम किया है, यह भी एक अनुकरणीय पहल है जिसको कि पूरे देश की अन्य प्रदेशों की सरकारों को भी देखना चाहिए। राजपाल जी, अगर कुछ महीनों पहले की अगर बात की जाए, आपकी फायर ब्रांड नेता उमा भारती जी ने जिस तरह से कहा था कि वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही है मंत्रिमंडल में, जिस तरह से विस्तार या अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, खासतौर पर उन्होंने विंध्य का जिक्र किया था, उन्होंने बुंदेलखंड का जिक्र किया था। अब उसी समीकरण को साधा जा रहा है, तो जो उमा भारती जी ने पहले बात की थी, मान लिया जाए कि अब उसी पर निर्णय, फैसले, जिस तरह की चीजें दिख रही हैं। देखिए, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की नेता है, हमारी मार्गदर्शक है और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है और सदैव से उनकी बात का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई, वो जो निर्णायक मंडल है, जो सामूहिक नेतृत्व है, उस सामूहिक नेतृत्व के वो पार्ट है। वो जो बोलते हैं वो सामूहिक नेतृत्व में बोलते हैं, उस नेतृत्व को, उनकी बात को मानते भी है और उनकी बात को महत्व भी देते हैं। इसलिए देते हैं कि वो खुद ही नेतृत्व करता है। उमा भारती जी अपने आप में नेतृत्व करता है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की हमारे नेता है, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री है, हमारी तमाम चलिए राजपाल जी आता हूं, दोबारा आपके पास में आऊंगा। पवन पटेल जी के पास में आता हूं। पवन जी, अब चूंकि अब जिस क्षेत्र में से आप आते हैं, 2018 में अगर कई अंचल छोड़ दिए जाएं, लेकिन 2018 में विंध्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर परचम लहराया था वहां पर, और कहा जा रहा था राजेंद्र शुक्ल एक बड़ा चेहरा वहां पर हैं, वो मंत्री बनने वाले। इसके अलावा महाकौशल और बुंदेलखंड का भी जिक्र, किस रूप पे कांग्रेस इसको लेती है? देखिए, अगर वहां वो बड़ा चेहरा था, इतने मंत्री जीत करके आए, तो आज तक इन्होंने मंत्री क्यों नहीं बनाए, ये अपने आप में जाहिर होता है। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि राजपाल जी एकदम रटा और रटाया कैसेट बना के आते हैं, आप कुछ भी पूछो उनको वही बोलना है। अब ये बताओ आप कि 20 दिन 1 महीने के लिए आप मंत्री बना रहे हो, कहते हैं अनुकरणीय पहल है।
ये किस हिसाब से अनुकरणीय पहल होगी, बड़ा समझ से परा है मुझे। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये उसी का एक परिणित है कि आज ये 15 दिन 20 दिन के लिए मंत्री बना रहे हैं। क्या जिसको मंत्री बना रहे उसको नहीं समझ में आ रहा कि 15 दिन में क्या कर लेगा? क्या अगर ये जातीय क्षेत्रीय संतुलन करना चाहते तो अभी तक इन्होंने नहीं किया, तो जातीय क्षेत्रीय संतुलन ये 15 दिन में क्या सट जाएगा? ये क्या है कि इनको सत्ता की इतनी भयंकर अहम हो गया है। ये एकदम चाहते हैं कि मैं की भावना जो इनके अंदर आ गई, वो भावना इनको 2023 और 2024 में दे डूबेगी। ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि जहां पे जिस समय इनके सत्ता में बने रहने की उस जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस पे जहां पर चोट होती है, ये वहां उसी वर्ग के हित का काम करने लगते हैं। इसके अनेकों एग्जाम्पल है, मैं 2 मिनट में बताना चाहता हूं। ये अभी क्या हुआ, जब इनको लगा कि बिंद में कांग्रेस खिसक रही, क्या करे, इनके अंदर जो गुटबाजी है, जो असंतोष व्याप्त है, जो कांग्रेस से आयातित लोगों को भी इन्होंने मंत्री बनाया, उस असंतोष को ये भुना नहीं पा रहे, इसलिए उसको दूर करने का एक प्रयास है इनका छोटा सा, जिसमें मैं लिख के दे रहा हूं, कहीं से सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति अगर समझदार है, उसके जहन में हल्का सा भी दिमाग है, उसमें सोचने समझने की क्षमता है, तो समझ जाएगा कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए किसी को मंत्री बना करके ये सिर्फ अपनी सत्ता में बने रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह 2 मिनट में बोलूंगा, सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है लेकिन इससे मिला हुआ है। ये इसी तरह दिल्ली की सड़कों पर जब किसान बैठे, 750 किसान मर गए, उनकी सुध नहीं ली। जब इनको लगा उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाएंगे, तो 750 किसानों के मरने के बाद वो किसान बिल वापस ले लिए। इसी तरह आदिवासी वर्ग की आज तक इन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती नहीं बनाई। जब देखे कि आदिवासी वर्ग खिसक रहा है, तो उसके लिए जयंती मार्ग, एक रेलवे स्टेशन का नाम, सब कुछ एकदम ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। और जिस तरह से घोषणा मशीन जो कहते हैं आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से चालू कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड राउंड में आपके पास में आता हूं। रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं। रंजन जी, किस रूप में देखे इस मंत्रिमंडल विस्तार को, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि वक्त बहुत कम है चुनाव के लिए। भले अभी तकरीबन 1.5 से 2 महीने का वक्त है, लेकिन अगर हम मंत्रियों के हिसाब से बात कर रहे हैं तो 1 महीने से भी कम वक्त उनको मिलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं, चाहे वो जाति या क्षेत्रीय समीकरण या कई इससे हित साधे जाएंगे। क्या लगता है कितने कम समय में ये चीजें पॉसिबल है? राजेश जी, आपने एक चीज बोली थी शुरू में, देर आए दुरुस्त आए जी। मेरा मानना दुरुस्त नहीं आए जी, देर तो आए लेकिन दुरुस्त नहीं है। मैंने सर ये भी कहा था कि आते आते बहुत देर कर दी। जी बिल्कुल, हाँ वही मैं कहने जा रहा था। बिल्कुल आपने सही सटीक बोला है। देखिए, मंत्री बनाने का पर्पज होता है जी। कोई डिपार्टमेंट सफर कर रहा, आपको लोग कम है जो संभाल नहीं पा रहा सरकार में चीजें, तो कोई भी जो मंत्री बनेगा और फिर कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, तो 1 महीने में कौन सा डिपार्टमेंट में क्या कर लेगा, ठीक है। और अगर किसी डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट का कोई भी काम सफर कर रहा था, उससे प्रभावित हो रहा था मंत्री नहीं होने की वजह से, इसका मतलब 3 साल आपने अन्याय किया उस विभाग के साथ या उस काम के साथ, या नहीं कर पाए आप। तो एक तरह से मंत्रिमंडल विस्तार करके भाजपा सरकार अपनी कमियों को एक्सपोज कर रही है कि देखिए 3 साल मंत्री नहीं बनाए, 4 सीट हम खाली रखे और अब इससे बना रहे चुनाव होने वाला है। तो विशुद्ध जातिगत समीकरण कहें या क्षेत्रीय समीकरण कहें, उसको करने के लिए कहा गया है। और बिंद का जो मामला है, देखिए राजेंद्र शुक्ला प्रबल दावेदार शुरू थे और ये लगातार सामने था कि सरकार तो बन गई भाजपा की, लेकिन कांग्रेस से जो लोग आए थे उनके मंत्री बनने के बाद जो भाजपा के जो मूल जो ओरिजिनल लोग थे, जैसे राजेंद्र शुक्ला हो गए, रामपाल सिंह हैं, ऐसे बहुत से जो नेता हैं जो किनारे हो गए, जैसे बिश्नोई हैं, तो ये दिक्कत कॉन्फ्लिक्ट तो होने वाला था और वही होने लगा है। दूसरी बातें हुई है राजेश जी, बिंद में जो घटना हुई थी उसमें आरोपी कौन था? ब्राह्मण था। उसका घर गिराया गया, ब्राह्मण बहुत नाराज था जिस तरीके से घर गिराया गया उसका। उनका बोलना ठीक है, आरोपी है, आप सजा दो, पकड़ लो, जो कुछ करो। तो गिरीश गौतम तो ऑलरेडी बिंद से ही आते हैं, समीकरण तो सच चुका था, फिर क्या पड़ा कि इसलिए लाना पड़ा, क्योंकि आपने फिर एक अपने आप को बताया कि गिरीश गौतम के लाने से हमारी बात नहीं बनी,
कि उनको लाया क्यों गया। और अगर उनको लाने से नहीं बात बनी तो उनको हटा के फिर किसी और को लाना था। तो कुल मिला के जो कवायद हो रही है उससे बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। 3 को बनाएंगे, 30 नाराज होंगे। इसमें रमेश मेंदोला क्या गलती है, उनको क्यों नहीं बनना चाहिए, अजय बिश्नोई क्यों नहीं बनना चाहिए, रामपाल सिंह क्यों नहीं बनना चाहिए। ऐसे बहुत से नाम हैं जो दावेदार हैं। तो केवल क्षेत्र के कारण या जाति विशेष के कारण किसी को बनाएंगे आप तो पार्टी में असंतोष और बढ़ेगा, उससे फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा। चलिए रंजन जी, आता हूं दोबारा आपके पास में। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ में लगातार बने होंगे। राजपाल जी, जिस तरह से आप सुन रहे थे, इससे पहले भी हमने कांग्रेस का बयान है, पवन जी जिस तरह से कह रहे हैं कि अब ये घबराहट है इसलिए सब इस तरह की चीजें हो रही हैं। बिल्कुल घबराहट नहीं है और बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई ये इस प्रकार का डिसीजन नहीं है कि जिससे कहीं ना कहीं हम गलत थे तो सही हुए, जिस प्रकार का इंटरप्रिटेशन आ रहा है इन दोनों वक्ताओं का कि भाई ये इनकी गलती थी अब इसको ठीक कर लिया, ऐसा नहीं है। समय आने पे सही निर्णय सही सरकार ने किया है। सरकार का एक स्थान की मर्यादा है, भाई कितने मंत्री रहेंगे तो उसकी संख्या फिक्स है। अब हमारे पास योग्य लोग हैं। अभी आप कई नाम गिनवा रहे थे, आदरणीय रामपाल जी का नाम गिनवा रहे थे और कई आदरणीयों के नाम गिनवाए आप, सही बात है, स्वाभाविक है। आज हमारा बड़ा परिवार बना है, इतना बड़ा परिवार है, योग्य लोगों की कोई कमी नहीं है। एक पद के लिए 10 समकक्ष लोग हैं। आज अगर अभी हमारा विधानसभा के स्तर पे हम टिकटों का वितरण कर रहे हैं तो जब हम देखते हैं कि एक विधानसभा का विचार होता है तो हम ये पाते हैं कि हमारे पास उस विधानसभा में समकक्ष काम करने वाले 10 लोग हैं, परंतु विधायक का टिकट तो एक को ही देना है। तो ये अनुशासित कार्यकर्ता है, बाकी के 9 मिलकर उसको एक को जिताने का काम करते हैं। ये हमारी ही पार्टी में संभव है, ये बाकी किसी राजनीतिक दल में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति के लिए काम नहीं होता है, हम विचार के लिए काम करते हैं और हमारा विचार पूर्ण है। व्यक्ति अपूर्ण हो सकता है, विचार हमारा पूर्ण है और विचार को लेकर जब हम काम करते हैं तो इस प्रकार के भाव फिर हमारे कार्यकर्ता में नहीं आते। हम सब लोग मिलकर जो पार्टी का डिसीजन होता है विचार को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग हम उसको लग के और उसको साथ में खड़े होकर जिताने का काम करते हैं। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा वर्तमान है और ये हमारा भविष्य भी यही है कि हम विचार को लेकर काम करते हैं और जब विचार को लेकर काम करते हैं तो फिर व्यक्ति गौण हो जाता राजपाल है, जी फिर निर्णय गौण हो जाते हैं। बिल्कुल बेहतर जो बात आप कह रहे हैं राजपाल जी के लिए। एक सवाल और यहाँ पर है कि जिस तरह से राहुल लोधी का नाम है मंत्री पद के लिए और उमा भारती की हमने बीच में नाराजगी देखी, तलखी उनकी देखी, शराबबंदी को लेकर वो बहुत मुखर रही। अब ये मान लिया जाए कि राहुल लोधी के जरिए कहीं ना कहीं उमा भारती उस मुख्य भूमिका में आ जाएंगी जिसकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में है। उमा भारती जी का जो कद है, जिस स्तर की वो नेता है, राष्ट्रीय स्तर की नेता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार राष्ट्रीय मंत्री रहे, पूरे कई सारे दायित्वों पे संगठन के रहे, उनको एक मंत्री मिल जाएगा, एक मंत्री उनके घर में भतीजा मंत्री बन जाएगा तो उनका राजनीतिक करियर हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं, हास्यास्पद बात है ये। उमा जी का अपना स्थान है, राहुल लोधी जी का अपना स्थान है, मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने काम है, ये सब अलग अलग है, ये कहीं मिक्स नहीं है। आज माननीय उमा भारती जी मध्य प्रदेश की एक बड़ी नेता है, हम सबकी अग्रज है, हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता पवन पटेल साहब, चुनौतियां लगातार आपके लिए बढ़ रही हैं। पहले 39 नामों की पहले सूची जारी कर दी, पूरा केंद्रीय नेतृत्व डटा हुआ है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तो कांग्रेस के लिए तो चुनौतियां हैं, तमाम सारी एक्सरसाइज। कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, चुनौती कांग्रेस के लिए इनकी घबराहट है। इनको पता चल गई, सब रिपोर्टें आ गई, आम जनता का जो भाव हुआ आ गया। मुझे रामपाल जी के ऊपर लगता है सबका स्थान निर्धारित है, जैसे इनका स्थान निर्धारित हो गया कि इस बार विपक्ष में रहेंगे। हमें ये समझ में नहीं आता कि अब बोल रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी और वो बड़े काबिल है, मतलब उसके अलावा जिनको मंत्री नहीं बना रहे वो काबिल नहीं है। ये कि दूसरा, जब हमारे कांग्रेस के लोगों को आपने मंत्री बनाया था तो अपने आपके जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो पूरा एकदम संघ सब घोट घोट कर पिए हैं, भाजपा में पढ़े हैं, बड़े हैं, वो काबिल नहीं थे। तब आपने कांग्रेस के लोगों को काबिल, वो ज्यादा काबिल थे, इसलिए आज तक आपने उनको मंत्री नहीं बनाया, इनको नहीं मंत्री बनाया। क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है इनको हमेशा रिकॉर्ड बनाने का शौक है। ये हो सकता है 2 दिन 4 दिन पहले भी मंत्री बना दे, बिना विधायक के मंत्री 28, 30 मंत्री बना दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए सब इतनी कवायद इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है, उसके पीछे 2 चीजें हैं कि 2014 में जो उन्हें बड़े झूठे सपने इस देश और प्रदेश की जनता को दिखाया था, बतौलेबाजी में नंबर 1 माहिर थे, जिस टाइप से धनाधन बात की, आम जनता को लगा कि शायद कुछ परिवर्तन होगा। आम जनता को लगा कि हमारे देश को इतना बड़ा डायनेमिक प्रधानमंत्री मिला, इतना सशक्त प्रधानमंत्री मिला,
तो उनको लगा कि इनकी जवान की कोई कीमत होगी। अगर मोदी जी ने बोला है तो उनको महसूस किया उन्होंने कि ये बंदा आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। उन्हें लगा कि ये बंदा आएगा तो बेरोजगारी खत्म कर देगा। उन्हें लगा कि ये बंदा आएगा तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देगा। लेकिन वो सब झूठ का पुलिंदा निकल गया। इतने दिन होने के बाद भी ना तो 2 करोड़ रोजगार मिले। अब हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलता है जाके पकौड़े तलो। ना किसान, इन्होंने सिर्फ इन्होंने उद्योगपतियों के लिए काम किया है, उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। इस तरह के मैनेजमेंट इनको करने पड़ रहे हैं, इस तरह की झूठी घोषणाएं करनी पड़ रही है। इनको रिकॉर्ड बनाने का शौक। लेकिन आप भी तो भैंस चराने और बैंडबाजी तमाम सारे की ट्रेनिंग जब आपकी सरकार आई थी तो आप देने की बात कर रहे थे। नहीं तो ट्रेनिंग देने की बात कर रहे थे ना, रोजगार करने की बात कर रहे थे। हमने पकौड़े तलने और उसकी बात नहीं कर रहे थे। हम 2 करोड़ रोजगार का इन्होंने जो बात की थी, आप ये बताइए 2 करोड़ रोजगार क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने बच्चे को पढ़ लिख करके बोलेगा कि ये रोजगार दे दिया, हमने पकौड़े तलने की बात करी थी? क्या वो बोलेगा कि हमने इन्होंने झूठा वादा नहीं किया था, महंगाई कम करने की बात नहीं की थी? क्या वो 100 दिन में काला धन लाने की बात नहीं की थी? अब भारत नहीं सोचेगा। आप किसानों की कर्ज माफ कर देते, कर्ज ब्याज माफ करते हो और उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देते हो। ये जिस तरह का सिनारियो इस पिछले करीब 1 साल में जो देखने को मिला है, जो इन्होंने संविधान को दांव पे लगा दिया है, उस सब को देख करके इस जनता और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बहुत ही बतौलेबाजी की बात। अभी इनको पता है कि चुनाव। चलिए राज्यपाल जी कुछ कहेंगे, फिर मैं रंजन जी के पास में आऊंगा। राज्यपाल जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? चाहता हूँ दोनों आमने सामने बातचीत कर ले। कांग्रेस विलाप कर रही है, कंफ्यूज है, इनके नेताओं को समझ नहीं पड़ रही है। आप भी बोल सकते हैं। अजीत कुरैशी जी आते हैं, आके सांप्रदायिक भाव भड़काने की बात करते हैं। कमलनाथ जी आते हैं तो कहते हैं कि 82% हिंदू है तो क्यों हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदू राष्ट्र कहीं से। फिर दिग्विजय सिंह जी आते हैं तो कहते हैं कि इस प्रकार की बात करने वालों को इस्तीफा देना चाहिए। इनडायरेक्ट में कमलनाथ से इस्तीफा दिग्विजय सिंह मांगते थे। कांग्रेस अगर आप में दम था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे आपको विश्वास था तो 5 साल काम कर लेने देते, लेकिन आपने काम नहीं करने दिया। हमारी कमलनाथ सरकार ने अनेकों जनहित ऐसे काम के 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया। आपने सिर्फ बड़े विज्ञापन दिए कि आपके पास बिजली सरप्लस है, लेकिन सरप्लस बिजली होने के बाद भी गरीबों के ऊपर आपने केस लगाया, उनके सामान की पूर्ति की। ये सब देखने को मिला। पेट्रोल जब 1 रुपए बढ़ता तो शिवराज सिंह चौहान साइकिल लेकर निकलते थे। पेट्रोल का रेट क्या है? सिलेंडर में जब 10 रुपए बढ़ता तो आपकी मंत्री स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन करती थी। आज सिलेंडर का रेट क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता 2014 की बात नहीं करना चाहता। आज जो कांग्रेस की बात करते हैं, आज जो राहुल गांधी की बात करते हैं। चलिए फायर राउंड यहीं खत्म करते हैं और सीधे रंजन श्रीवास्तव जी के पास में आता हूं। रंजन जी, इस बार की आपने तमाम सारे मध्य प्रदेश के इलेक्शन देखे होंगे। इस बार का जो इलेक्शन है और इस बार की जो तैयारियां हैं, हालांकि ये भी सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुछ तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले से जिस मोड में आई है, कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव मोड वहां पर बना है। किस तरह से देखते हैं अब इस लड़ाई को आप मध्य प्रदेश में, क्योंकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी? देखिए भाजपा के लिए 2.5 साल है। पिछली बार हार के बाद देखिए, भले ही सरकार भाजपा की बनी हो, भाजपा पिछले चुनाव को 2018 चुनाव की हार को अभी भी उसको भूल नहीं पा रही है, उसको रिपीट नहीं करना चाहेगी। यही कारण जो भी कदम हो सकते हैं, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे जिला बनाने की बात हो या कुछ भी, सारे लाडली बहना पहले सारे कदम भाजपा उठा रही है। पहले सब कुछ करेगी। और जो मैं राज्यपाल के जी की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ, उनका कहना उचित समय तब होता जब साल में पहले मंत्री बनते तब उचित समय होता। 1 महीने पहले उचित समय कैसे हो सकता है? दूसरा जो हुआ भारतीय जी की बात आपने कहा तो उन्हें हास्यास्पद है। हास्यास्पद होता कि जब पहले कुछ जो रमेश मेंदोला हैं, जालन सिंह पटेल हैं, कितने मंत्री वरिष्ठ हैं, केदारनाथ शुक्ला वहीं बिंद से हैं, उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? तो उमा भारती जी का जो लगातार एक पॉलिटिक्स चल रही थी, लगातार ट्विटर से बाहर से दबाव डाल रही थी, तो उसका परिणाम है। लोधी वोट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, नाराज नहीं कर सकते, उसका कारण है। और दूसरी बात है, अगर उमा भारती जी को वाकई तवज्जो देना था तो कितनी मीटिंग में भाजपा की बुलाएगा उमा जी को? आप गिन लीजिए, शायद ही कोई मीटिंग बुलाया जाता हो यहाँ पे। लेकिन फिलहाल फैक्ट है उनके दबाव में ये काम हो रहा है। और थर्ड है, मुझे नहीं लगता राज्यपाल जी अगर बताते ज्यादा अच्छा होता, या सरकार बताए कि काम क्या करवाएगी मंत्रियों से, कौन सफर कर रहा था कि मंत्री आने से अब बहुत सुधर जाएगा। मुझे नहीं लगता कैसा कुछ होने वाला है। तो चलिए, सवाल तमाम तरह के हैं, लेकिन अपनी अपनी रणनीति है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, क्योंकि जो चुनावी समर है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। और इसी रणनीति, इसी स्ट्रेटजी के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार, तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा।
तो कुल मिलाकर जिस तरह से शिवराज कैबिनेट का विस्तार और विस्तार में 3 मंत्रियों के नाम शामिल होने को लेकर जो बात सामने है, और इसके ज़रिए ये कहा जा रहा है कि चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर जातिगत समीकरण हो या फिर पार्टी की चुनावी जो रणनीति है उसके तहत ये सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार है। देखना होगा इसके क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट, लेकिन जब चुनावी समर है तो तमाम सारी चीज़ें और तमाम सारी तैयारियां इस समर में देखने को मिल रही है। उसी की तरफ ये मंत्रिमंडल विस्तार। IND एजेंडा में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।